वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स बिगिन द Q&A सेशन नंबर 5। आप लोगों का जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है। आई रीड ऑल द ईमेल्स दैट यू आर सेंडिंग टू मी, द काइंड वर्ड्स दैट यू गाइस आर यूजिंग। इट्स रियली हार्ट वार्मिंग। और आज मैं आपको इनिशियली बता दूं कि आज किन किन जगहों से मेरे पास जो ईमेल्स आई हुई थी, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। मेरे पास ईमेल्स हैं कनाडा से, दुबई से। एक जो साहिबा हैं उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ से हैं वो, लेकिन आउटसाइड पाकिस्तान है। एंड देन देर इज वन गाय हु इज आल्सो आउटसाइड पाकिस्तान। ये सारी ओवरसीज पाकिस्तानीज की आज ईमेल्स हैं। सो लेट्स सी फॉर द फर्स्ट क्यूरी। फर्स्ट क्यूरी इज फ्रॉम समवन इन दुबई। लेट मी रीड द ईमेल आउट। Dear brother Wali, I need your expert opinion regarding my financial situation. My personal details. He's reside. Okay, लेट मी, बिकॉज उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं की हुई प्रॉपरली ईमेल, तो मैं उसको ऐसे ही आपको बता देता हूँ। ये रिजाइड कर रहे हैं दुबई के अंदर, वर्किंग एंड लिविंग इन दुबई। आई हैव 3 डिपेंडेंट्स इन कराची। एक एक बच्ची है इनकी, स्कूल जाती है। एक मेरे ख्याल से वालदा है और एक वाइफ। आई एम द ओनली अर्निंग पर्सन इन द फैमिली। इनके टारगेट्स, माई टारगेट्स आर एज बिलो: बाय अ हाउस 200 स्क्वायर यार्ड्स इन कराची, इन्वेस्ट टू हैव रेगुलर पैसिव इनकम। सेकंड पॉइंट ये है कि रेगुलर पैसिव इनकम चाहिए। अच्छा, माय इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बताइए इन्होंने। गोल्ड है 6,000 दिरहम का, आई थिंक। प्लॉट इन इस्लामाबाद, डाउन पेमेंट की हुई है उसकी। इक्विटी उसके अंदर बता रहे हैं कि 3,80,000 रुपये है। और एक पाक कतर इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है इन्होंने, तकरीबन 86 लैक्स का, 8.6 मिलियन का। ईयरली प्रीमियम उसका जाता है 6 लाख रुपए। अब फाइनेंशियल डिटेल्स आर गिवन बिलो। सैलरी इन्होंने बताई है 15,000 दिरहम। मंथली एक्सपेंसेस इन कराची है। अच्छा, ये दिरहम में सारी वैल्यूज बताई हैं इन्होंने। मंथली एक्सपेंसेस इन कराची हैं 1,1100 दिरहम। दीवा का बिल है, दीवा बेसिकली इज सेम एज के इलेक्ट्रिक, लेट से। उनका उसका बिल है 650 दिरहम। फूड का बिल आता है इनका अपना, क्योंकि ये अकेले रहते हैं, तो 850 दिरहम। और पर्सनल लोन है इनका एमरेट्स एंड बीडी का, वो है 3,140 दिरहम। मंथली रेंट इनका जाता है 2,100 दिरहम। पेट्रोल जाता है 500 दिरहम। पाकिस्तान की यूटिलिटीज़ का खर्चा जाता है 250 दिरहम। और एमिरेट्स एंड बीडी की मिनिमम पेमेंट जाती है 1100 दिरहम। दूक दूक का जो दूक की पेमेंट है 670 दिरहम। कार्ड, सिटी बैंक एंड सीबीडी मिनिमम पेमेंट अगेन 1200 दिरहम। मंथली यूनिवर्सिटी फीस, अच्छा, मंथली यूनिवर्सिटी फीस 2,840 दिरहम्स, यानी कि 2,840 दिरहम्स। मंथली प्लॉट पेमेंट, ये प्लॉट उन्होंने लिया हुआ है, उसकी पेमेंट 600 दिरहम। टोटल इनका जो बन रहा है, ये खुद ही बता रहे हैं कि टोटल जो है ना 1,560 दिरहम बन रहा है। यानी कि इनकी इनकम से अभी से इनकी जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है। तो ओके, नाउ दिस इज देयर सेइंग। नाउ मैंने इनसे थोड़ी सी कॉरस्पॉन्डेंस भी की थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। मुझे अभी याद आया कि मैंने इनसे थोड़ी सी कॉरस्पॉन्डेंस की थी, लेकिन अब मैं इनका बताऊं आपको। तो भाई, आपका तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो अपनी जगह पर है। मैं हमेशा अपनी एक बात करता हूँ, और मैंने इससे पहले वीडियोस में भी बोला हुआ है कि भाई, सबसे पहले आप जो अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज है ना, वो खत्म करें। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको पर्सनल लाइबिलिटीज खत्म करनी चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है एक इंश्योरेंस प्लान के अंदर, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है प्लॉट के अंदर। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन आपने आपके जो 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 आपकी मिनिमम पेमेंट जा रही है क्रेडिट कार्ड की, ये तो इंसेन है ना। एक कार्ड पे आप दे रहे हैं 1,100 दिरहम, दूसरे कार्ड पे दे रहे हैं 1,200 दिरहम। आप खुद सोचे ना, पाकिस्तान की यूटिलिटीज आप दे रहे हैं 250 दिरहम। और आप कहाँ पर ये मैंने इनसे पूछा था बाय द वे, तो उन्होंने कहा था कि इनकी कोई सच इन्वेस्टमेंट नहीं थी जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने लोन लिए हुए हैं, जो अब कार्ड के ऊपर इनके पैसे जा रहे हैं। दिस इज क्रिमिनल, लिटरली क्रिमिनल। कि आप इतने पैसे, आप अच्छा, 15,000 दिरहम आपकी सैलरी है। 15,000 दिरहम की सैलरी पे आपकी एक बेटी है जो कि पाकिस्तान में रह रही है। आई नो पीपल हु आर लिविंग इन दुबई फॉर फॉर लास्ट 10 ईयर्स। और जिस तरह भी रह रहे हैं वो लोग, चार चार बच्चों के साथ रह रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जिस तरह भी रह रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो आप अपनी इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर अकेले रह रहे हैं, और आपका खर्चा, अच्छा, यूनिवर्सिटी की फीस भी है आपकी, ऑलमोस्ट 3,000 दिरहम आपकी यूनिवर्सिटी की फीस भी है। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आई डोंट नो मैन, आई मीन आपको जो है वो, आपके दूध का खर्चा, दूध का बिल आपका 670 दिरहम है। टू टेल यू द ट्रुथ, I don't know if this is including the mobile rental or not, but जो जो मोबाइल रेंटल मेरा है,
और जो मेरा जो यहाँ पर जो मैं टीवी और इंटरनेट यूज़ करता हूँ घर पे, हम लोग टीवी यूज़ नहीं करते, मैं टीवी नहीं देखता, मेरे घर में और बच्चे भी कोई टीवी नहीं देखता है, बेसिकली हम लोग यूट्यूब यूज़ कर लेते हैं। वी डोंट हैव नेटफ्लिक्स, नो नथिंग, बिकॉज उसमें टाइम भी ज़ाया होता है। जिसको देखना है वो यूट्यूब में आजकल सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, दू के अलावा मैं आपको ये बताता हूँ वन बाय वन करके कि मुझे क्या क्या चीज़ें आपकी समझ नहीं आ रही हैं। आपका मंथली एक्सपेंस इन कराची वो मुझे समझ में आता है, आपकी पार्क यूटिलिटीज वो भी समझ में आती हैं, चलें आपके 1500 दिरहम पाकिस्तान चले जाते हैं, ये समझ में आता है। आपका दीवा का बिल 650 दिरहम है। आई मीन आपका जो मंथली रेंट है यूएई के अंदर वो 2100 दिरहम है। 2100 दिरहम यानी कि आप तकरीबन 2400 दिरहम्स, 24,000 दिरहम्स का आपका हाँ 25,000 दिरहम्स का आपका वन बेडरूम अपार्टमेंट है, जो आपने जिस तरह से बताया ना मंथली रेंट। हो सकता है स्टूडियो या वन बेडरूम हो, लेकिन मुझे नहीं पता। इट्स लाइक दैट, मतलब जितना में आप यहाँ पर रह रहे हैं ना उतने में आप अपनी फैमिली भी रख सकते हैं यहाँ पर। जितना खर्चा है बाय द वे आपका, उसके अंदर आपकी फैमिली भी यहाँ रह सकती है, जितना खर्चा आप वहाँ भेज रहे हैं उनको और जितना खर्चा आप यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा चलें, अभी तो मैं क्या कमेंट करूँ इसके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको हर सूरत में आपने ये जो पर्सनल लोन है 3140 का, आपकी एक क्रेडिट कार्ड है 1100 दिरहम का, और एक और क्रेडिट कार्ड है 1200 दिरहम का। ये तीनों क्रेडिट कार्ड और लोन ये तो आप खत्म कर दें। मुझे नहीं पता इसमें आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, लेकिन ये मंथली एक्सपेंस में आपका ऑलमोस्ट आपकी हाफ सैलरी तो इसी में जा रही है। आपने पता नहीं क्या किया हुआ है। एनीवेज, मैं आपको जो शॉर्ट एंड सिंपल ये बताऊं कि आपको सबसे पहले तो अपने जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं ये खत्म करने हैं। आपका जो लोन है आपको वो उतारना है, ये सबसे पहले करें, ठीक है ना। पेट्रोल आपका 500 दिरहम लगता है, मुझे नहीं पता सर, आप यू आर गोइंग द रॉन्ग वे। यू हैव टू बिकम प्रूडेंट, और बहुत जल्दी आपके बहुत अच्छे फाइनेंसेस हो सकते हैं। 15,000 दिरहम इज़ नॉट वेरी बैड। आई मीन आप बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 6-7 हज़ार दिरहम पे काम कर रहे हैं यहाँ पर, और उनकी फैमिलीज भी साथ में रह रही हैं और वो लोग गुजारा कर रहे हैं किसी तरह से। आप 15,000 दिरहम में आपका गुजारा नहीं हो पा रहा है, प्लस ये कि आप और ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बजट को। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आपके लिए भी आपकी फैमिली के लिए भी। तो प्लीज़ रिव्यू जो आपका पूरा सिनेरियो है। आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को पे ऑफ करें, अपना लोन पे ऑफ करें। उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी फैमिली को आप पाकिस्तान से बुला लें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, जस्ट came across towards your videos and find it very informative. I comment there also, but I have to discuss a few things. I sometimes having a problem with Samba account, and they used to lock my account very often. Anyways, which is the best bank in Pakistan in public relations? I have only account in Samba Islamabad for a Roshan account. Is it must that I have already got an account in any other bank? But any other bank will be very novel for me. And in such situation, how can someone help me? Like in Samba, though creating problems, but its manager time to time cooperate and attend calls and WhatsApp. But still, the problem solving approach is very slow. Can you guide me? Plus, I need really hassle-free and safe investment for my future. Please guide. Okay. आपकी थोड़ी सी ब्रोकन ईमेल थी, लेकिन मैं उसको समझ गया हूँ। बेसिकली ये ओवरसीज हैं, अब इन्होंने जगह नहीं लिखी कि कहाँ से हैं, और इनका इस्लामाबाद में सांबा बैंक में अकाउंट है, और शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद दैट, बट एटलीस्ट वो कहती हैं कि भाई थोड़ा बहुत उनको केटर कर लेते हैं जब वो बात करते हैं, तो स्लो ही सही लेकिन कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है उसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बात कर रही हैं और थोड़ा सा अप्रीहेंशन शो कर रही हैं कि मतलब उसके अंदर अगर सांबा में एटलीस्ट कोई है सुनने को, सुनता है उनकी बात और ये सारी चीज़ें। आपको मैं बताऊं, रोशन डिजिटल अकाउंट, आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट। आप खोल लें रोशन डिजिटल अकाउंट। मैं एचबीएल के बारे में बहुत बोलता हूँ, लेकिन एचबीएल की ऐप ने इस दफ़ा मुझे इतना तंग किया था कुछ अरसे पहले कि आई वुड से दो रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लें, एक एचबीएल का खोल लें और एक किसी और का खोल लें। मीज़ान का खोल लें, मीज़ान का बहुत अच्छा बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं उनके, रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको व्हाट्सएप के ऊपर रात में भी रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए मीज़ान या एचबीएल में से किसी का खोल लें, एंड डोंट वरी अबाउट इट। मतलब जो आप कह रही हैं ना, मुझे समझ में आ रहा है कि आप चाह रही हैं कि भाई आपको कोई रिस्पॉन्ड करने वाला हो, आपसे कोई बात करने वाला हो जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो रोशन डिजिटल अकाउंट के केस के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर नहीं करते तो ट्विटर पर जाएं, स्टेट बैंक को टैग करें, और कोई ना रिस्पॉन्ड करे 1 घंटे के अंदर तो मेरा नाम बदल दें लिटरली। मैं तो इस बैंक्स के अंदर मेरा क्या काम होता है, पहले मैं रिलेशनशिप मैनेजर को मेल करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, वो नहीं रिप्लाई करते तो विद इन 2-3 आवर्स मैं ईमेल कर देता हूँ, बैंक की रोशन डिजिटल की जो हेल्पलाइन है उसको ईमेल कर देता हूँ। वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो नेक्स्ट डे मैं स्टेट बैंक को
कॉपी करके ईमेल कर देता हूँ, तो रिस्पॉन्स आ ही जाता है। इवन इन केस, इन रेयर केस अगर ना हो तो मैं ट्विटर के ऊपर उसी ईमेल का स्नैपशॉट लगा के स्टेट बैंक को भी और जो बैंक का ट्विटर हैंडल है उसको कर देता हूँ। 3 दिन के अंदर इस ये पूरा प्रोसेस है। वैसे तो एक दिन के अंदर मैं बताऊं, रोशन डिजिटल अकाउंट एक दिन के अंदर रिस्पॉन्ड आ जाता है आपका, आपके रिलेशनशिप मैनेजर से। अगर ये नहीं होता तो 1 से 2 से 3 दिन मैक्सिमम, इस जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया है इसको फॉलो करें, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। आपको ऐसा मिलेगा कि आपको के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। तो first your relationship manager, second email to your bank, third email copying state bank, and fourth just go to Twitter और वहां पर आप जो है अपना बैंक को और जो अपना स्टेट बैंक है उसको टैग करके स्क्रीनशॉट लगा दें जो ईमेल की है, आपको रिस्पांस मिलेगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस, रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें और आई एम श्योर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे एक पुराने सब्सक्राइबर, उन्होंने दोबारा ईमेल की थी, तो उन्होंने बस क्विकली मुझसे कहा था कि जो बीइंग अ फाइलर आपको क्या फ़ायदे होते हैं अगर पाकिस्तान के अंदर आप नहीं भी हैं, आप ओवरसीज़ रहते हैं और आपको मतलब आप बगैर फाइलर रहे, बगैर टैक्स फाइल किए भी अपना काम चला सकते हैं, लेकिन अगर फाइलर हो जाएं तो फाइलर होने का क्या फ़ायदा है। तो आज मैं कुछ जो फ़ायदे जो मुझे पता है मैं आपको ज़रा क्विकली बता दूं। एक तो ये कि आपको जो टैक्स डिडक्शन होती है, प्रॉफिट्स होते हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट पाकिस्तान के अंदर है और उसके ऊपर कोई प्रॉफिट मिल रहा है या नेशनल सेविंग्स है उसके अंदर कोई प्रॉफिट मिल रहा है, मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर तो विदहोल्डिंग टैक्स बहुत ही कम है, सबसे बेस्ट है वो इस मामले में। लेकिन अगर फर्स्ट करें पाकिस्तान के अंदर आपके स्टॉक्स के अंदर कुछ पड़े हुए कुछ चीज़ें, म्यूचुअल फंड के डिविडेंड्स आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट्स हैं या बैंक्स के कोई प्रॉफिट्स हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसकी टैक्स डिडक्शन आप ये समझें कि अगर आप फाइलर नहीं है तो 30% के करीब है, और अगर आप फाइलर हैं तो आप 15% पे करेंगे। तो अगर आपको फर्स्ट करें प्रॉफिट मिल रहा है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 30,000 रुपये अगर आप फाइलर नहीं है तो कट जाएंगे, और अगर आप फाइलर हैं तो 15,000 रुपये कटेंगे। तो ये तो स्ट्रेट अप आपका फायदा ही फायदा है। दूसरा ये कि जब आप, अगर आपने नाम के ऊपर गाड़ी रजिस्टर कराते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फर्ज करें आपकी फैमिली पाकिस्तान के अंदर है और आप चाहते हैं कि गाड़ी रजिस्टर करें और अपने नाम पे कराएं, तो या किसी के भी नाम पे कराएं जो टैक्स फाइलर हो ना हो, उस केस के अंदर जब फाइलर होगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा रिबेट मिलता है, उसको फ़ायदा मिलता है फाइलर होने का। और जो नॉन फाइलर होगा उसके जो प्रॉपर जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है वो महंगी हो जाएगी। इसके अलावा ये कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग के अंदर आपको जो टैक्स रेट है वो कम हो जाएगा आपका, जो अगर आप फाइलर होते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है इसके अंदर। प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिट लग सकती है अगर आप फाइलर नहीं है। और इसके अलावा ये कि डिविडेंड्स, मैंने कहा कि आपको ये मैं सारी एफबीआर से बता रहा हूँ, एफबीआर का मैं लिंक लगा देता हूँ वैसे इसके अंदर। इसके अलावा जो प्राइस बॉन्ड की जो विनिंग होती है उसके अंदर भी जो विदहोल्डिंग टैक्स लगता है उसके अंदर आपको फायदा होगा, उसका लोअर रेट पड़ेगा आपको। तो और ये कि सबसे बड़ी बात ये कि आपको, आप जब पाकिस्तान जाते हैं तो आपका पीछे पूरा रिकॉर्ड होगा आपके पास, तो आपको ये नहीं होगा कि अगर फर्ज करें आप 10 साल बाद, 15 साल बाद पाकिस्तान जा रहे हैं, आपके पास पीछे कोई टैक्स का रिकॉर्ड नहीं है। तो बेहतर यह कि आप फाइल करते रहें, भले वो फाइलिंग जो है और खुद करें। मैं कहता हूँ फाइलिंग खुद करें, उसका फ़ायदा ये है कि आपको एक तो सिस्टम समझ में आएगा और दूसरा ये कि फजूल में आप क्यों लॉयर को 4-5 हज़ार रुपये देंगे, या मैंने तो लोगों को 10-10 हज़ार रुपये लेते हुए देखा है एवरी ईयर। तो इट्स नॉट वर्थ इट, आप खुद करें। बीइंग ओवरसीज आपको बहुत सिंपल है फाइलिंग करना टैक्स को, क्योंकि आपको, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है या प्रॉपर्टी है भी लेकिन अगर आपकी कोई रेंटल इनकम नहीं आ रही या कोई ऐसी इनकम जो पाकिस्तान से जनरेट हो रही है वो नहीं मिल रही है, तो टैक्स जो जो सबमिट कराना है या फाइल करना बहुत ईजी है। अगर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान के अंदर तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, लेकिन वो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप, आई वुड सजेस्ट के टैक्स फाइल करें। अच्छा, अब आते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कनाडा से। सलाम वालेकुम वली खान, आई रियली enjoy your content, especially the Q&A session. Thank you very much. I am 44 years of age, living in Canada, salary of 8,500 Canadian dollars net after tax per month. I save Canadian dollar 1,500 every month. I dollar cost average this into $1,500 into US stocks, Hong Kong stocks, and crypto. This is my high risk growth portfolio. I currently have 100,000 Canadian dollars in this. I expect to grow it at 20% annually, having long term orientation. This growth does not include the addition of $1,500 every month. My other assets include current savings in employer pension plan. Okay, 180,000 Canadian dollars. It grows by $25,000 every year.
Net equity in the house in Canada 200,000. 17 years left in the mortgage payment. Net equity is expected to grow 20,000 per year. Canadian government pension plan currently monthly payout valued at 600 per month at the age of 65. This grows Canadian dollar 40 per month with every year of work. That is, if I work additional years in Canada, this amount increases to uh, $1,000 per month at the age of 65. Okay. House in Pakistan, this is another asset. A house in Pakistan, 45 million rented with the rental income of 100,000 per month. Low rental is mainly due to small covered area in comparison to the size of the land. House value is expected to grow 8 to 10% annually long term. One canal plot in DHA Peshawar, 25 million rupees, expected to grow at 12 to 14% annually in long term. My parents have passed away. I have three university and high school aged children. They pay their fees by the government loans and summer work. They get free accommodation and food from the family. Very good. My wife is a professional in education. She works part time. She is not expected to contribute in household running expenses. Her money is her money. Very good. The My plan is to retire in 10 years and to travel extensively around the world and to volunteer or work in higher education in underdeveloped part of the world. The question I have for you is, do you think I would have enough assets to travel, volunteering, work in underdeveloped part of the world from the age 54 onwards? In other words, I can retire at 54. Would love to hear your thoughts on that. अच्छा, इस ईमेल से एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है, जो हम लोगों को भी बताई गई है कि बेनिफिट्स ऑफ अर्ली मैरिज। अब आप यहाँ देखें, इनकी एज है 43 44 आई थिंक, और इनके हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं। तो आई वुड से कि 25 24 ईयर्स के अंदर इनकी शादी हो गई होगी, और उसके बाद से इनके बच्चे इतने बड़े हो गए कि लेट्स से बाय द टाइम ही टर्न्स लेट्स से 50, सारे बच्चे इनके ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी गोइंग या यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके होंगे। अपनी जिम्मेदारी खुद लिया हुआ होगा उन्होंने, और इनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू सी कि आपके बच्चे माशाल्लाह से सेटल हो चुके होंगे बाय द एज ऑफ 50 52। दूसरा ये कि अच्छा, इसके अंदर आपने एक चीज़ मुझे नहीं बताई। वैसे मेरी इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बार बार हुई थी कुछ चीज़ों के बारे में, क्योंकि मुझे भी बाय द वे इस केस के लिए मुझे कुछ ज़्यादा रिसर्च भी करनी पड़ी थी, लेकिन अभी भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि जो मैंने पेंशन के बारे में जो चीज़ें समझी हैं वो सही समझी हैं कि नहीं समझी हैं। एक चीज़ होती है कनाडा में टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, TFSA कहलाता है। उसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कि नहीं की हुई है मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट शो की है वो अब्रॉड की है, और वो टैक्स फ्री नहीं होगी, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्होंने TFSA के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है ये मुझे नहीं पता। अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज़ उसके अंदर अपना कुछ पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र करें ताकि आपको टैक्स बेनिफिट हो उसके अंदर। बाकी ये कि 17 ईयर्स लेफ्ट इन मॉर्गेज, आई फील कि आपने थोड़ा सा लेट किया है मॉर्गेज घर को, क्योंकि 17 ईयर्स रह गए हैं। तो आई डोंट नो 30 ईयर्स पे किया होगा। 30 ईयर्स के हिसाब से जो 2 लाख कैनेडियन डॉलर्स आप कह रहे हैं नेट इक्विटी घर की, वो समझ नहीं आ रही है, और थोड़ा सा लेट किया आपने उसके अंदर। लेकिन एनी वे 17 ईयर्स के अंदर आपका घर आपका हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप घर को इसी तरह पे ऑफ करेंगे तो 60 अप टू ऑलमोस्ट 60 ईयर्स के ऊपर आपका ये घर आपका अपना होगा। इसके अंदर आपकी जो करंट सेविंग है पेंशन प्लान की, वो बहुत अच्छी है। इसको कंटिन्यू करें, आई एम श्योर जो आपकी एम्प्लॉयर की तरफ से होगी और जो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी काफ़ी अच्छी है। अब आप ये देखें कि मैं जो देख रहा हूँ ना इसके अंदर, मुझे ये फील, अब कनाडा के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आपके जो हाउस प्राइस है कनाडा की, वो ऑल टाइम हाई चली गई है। और मुझे नहीं पता इट मेक्स सेंस कि आप सेकंड होम लें या नहीं लें, लेकिन आपकी इस एज के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको लेना चाहिए घर। अदरवाइज कुछ अरसे पहले अगर आप कहते ना, तो मैं ये रिकमेंड करता कि जो आपका एक प्लॉट है जो 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 पाकिस्तान के अंदर, उसको बेचकर आप उसके पैसे लेकर आए कनाडा वापस, और उसकी मॉर्गेज कर दें, और उसके मॉर्गेज करने के बाद एक घर मॉर्गेज कर लें, और उससे आप जो है अपना जो रेंटल इनकम है उससे थोड़ी बहुत वो आ जाएगी, और उसकी मॉर्गेज पेमेंट होती रहेगी। लेकिन अब क्योंकि आपकी एज ऐसी है और आपको अर्ली रिटायरमेंट भी चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। 54 ईयर्स की एज में बहुत अच्छा टारगेट है आपका, कि आप, मुझे फीलिंग हो रही है कि आप जो है ना चाह रहे हैं कि आप एक अच्छी एज में, जिसमें बंदा फिर भी कुछ चल फिर सकता है और
काम कर सकता है, उस एज में आप चाह रहे हैं कि आप दुनिया घूम लें और थोड़ा सा सोशल वर्क कर लें, विच इज़ वेरी गुड। द ओनली थिंग इज़ दैट कि आपका घर अभी तक आपका अपना नहीं हुआ है, आपने मॉर्गेज फिनिश नहीं की है उसकी, और आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, कैनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बुरी नहीं है सैलरी। और लेकिन उसके अंदर टीएफएसए का एक दफ़ा आप देख लें, पेंशन आई एम श्योर आप यू डोंट वांट टू टच दैट पेंशन बिफोर द 65 ईयर्स ऑफ एज, दोनों पेंशंस, which is आई थिंक सेनर थिंग टू थिंक अबाउट। तो बेहतर ये कि आप पेंशन को टच ना करें, और उस पेंशन को टच नहीं, अगर आप फर्ज करें 54 ईयर्स की एज में आप रिटायर होते हैं और 10 साल के आपको 10 साल गुजारने हैं, ये 10 साल कैसे गुजारेंगे बगैर पेंशन के? ये आप अपनी पाकिस्तान की इनकम से जो कि 1 लाख रुपए आपकी आ रही है तो थोड़ा सा आप उसको बढ़ा दें, और वो जो प्लॉट है उसको आपको बेचना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि 65 ईयर्स तक आप उस पेंशन को यूज ना करें, आपको ये 10 साल गुजारना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि अगर तो आप अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, जब डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जाएंगे, उसको कैनेडियन लेवल के ऊपर नहीं लेके आते और उसको हल्का रखते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा है। आपके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज होगी अगर आप इस तरह करते हैं, तो फिर तो ये कर सकते हैं क्योंकि आप सस्ती जगह पे रह रहे होंगे, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और बैक पैक वाली एज तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप बैक पैक करके अपनी ट्रैवलिंग करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से गुजारा हो सकता है। लेकिन अगेन ये आपको देखना है कि आपकी जो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 10 साल सस्टेन करवा सकती है कि नहीं करवा सकती है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है गैप वो 10 साल का लग रहा है, मतलब 54 से लेके 65 ईयर्स की एज का जो गैप है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसको फाइनेंस कर लिया उसके बाद तो कोई मसला नहीं है, उसके बाद आपकी पेंशन भी आ रही होगी, उसके बाद आपका घर भी अपना हो चुका होगा, उसके बाद ये आपकी जो इक्विटीज़ हैं, जो आपके घर हैं पाकिस्तान के अंदर, ये भी अच्छी वैल्यू के ऊपर आ चुके होंगे, आपका जो पोर्टफोलियो है ये भी अच्छा हो चुका होगा। ये 10 साल आपको किसी तरह फाइनेंस करने हैं। तो ये दो चीज़ें आप देख लें, एक तो ये कि आप ये 10 साल कैसे फाइनेंस करेंगे, आपको पता होगा कैलकुलेशन पूरी तरह से, क्योंकि मुझे अभी पूरी पिक्चर नहीं है, और जो टीएफएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो कर लें। अच्छा, एक चीज़ और ये कि अच्छी बात ये कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि 2/3 ऑफ कैनेडियंस डजंट हैव द वर्क प्लेस पेंशन, तो आप इसमें लकी हैं कि आपको वर्क प्लेस पेंशन भी मिल रही है। और इसके अलावा ये कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपने आप को बिजी किस तरह रखेंगे, जो कि आपने बताया कि बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर फर्ज करें आपका ये प्लान फेल होता है, बीइंग एन इमिग्रेंट आपने काफ़ी अरसा गुजार लिया कनाडा के अंदर, जो कि एक ख़ास आपको लिविंग स्टैंडर्ड का जो है वो टेस्ट देता है। अगर आप बाहर जाके सेटल नहीं हो पाए और आपको वापस कनाडा आना पड़ा, फिर आप जो एज है 55, इट्स नॉट दैट कि आप उसमें बैठ जाएं। ये एज कॉर्पोरेट के अंदर इस तरह की होती है कि आपका सारी चीज़ें ऑटो पे चल रही होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसके अंदर कोई ऐसी हॉबी देख लें जो आप, मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी कुछ इस तरह की चीज़ देखें, ब्लॉग्स लिख लें या कुछ इस तरह की चीज़ें करें जो आपको थोड़ी सी पैसिव इनकम भी क्रिएट करना शुरू करे। तो वो वो उसके अंदर आप देख लें। प्लस ये कि मैं कहूँगा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जो अब क्योंकि रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, तो जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो आप कर रहे हैं, $1500 यूएस के स्टॉक्स में डाल रहे हैं, इसी तरह सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी होता है। अब आप ये देखें कि मैं जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि यूएस के स्टॉक्स ने 2000 से लेके 2010 तक कोई आपको रिटर्न नहीं दिया था स्टॉक्स के अंदर। तो ये कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप देख लें हांगकांग के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब अच्छी होती है जब आपके पास होराइजन बहुत बड़ा हो सकता है आपने बहुत पहले से ये काम शुरू कर दिया हो, लेकिन क्योंकि अब आपकी रिटायरमेंट करीब आ रही है, तो एक चीज़ होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक चीज़ होती है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपको उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि अब करीब आ गया वो टाइम जब आप जो है 10 साल इज समथिंग कि अब आपको विड्रॉल कैसे करनी है और उसको कहाँ एलोकेट करना है उन पैसों को। मैं सजेस्ट तो यही करूंगा आपको कि अगेन आई डोंट नो, आई मीन मुझे इतना आइडिया नहीं है कैनेडियन मार्केट में। जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं उनसे बात करता हूँ तो इट्स स्केरी एंड इट्स वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट प्रॉपर्टी का। वरना कनाडा के अंदर तो बेस्ट यही है कि आप एक प्रॉपर्टी ले लें और उसको मॉर्गेज पे चढ़ाएं और 15-20 साल के अंदर उसकी मॉर्गेज पेमेंट करें। आपने क्योंकि अपना अर्ली रिटायरमेंट का इस वक्त टारगेट रखा हुआ है, तो आपको ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को भी देखना पड़ेगा। तो तीन चीज़ें यहाँ पर, तीन चीज़ों में एक तो ये कि आपने अपना ये देखना है कि 10 साल कैसे गुजारने हैं, 10 साल को किस तरह फंड करना है जो पोस्ट रिटायरमेंट होगा, और 65 ईयर से पहले पेंशन नहीं लेनी है आपको। दूसरा ये कि आपने ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि आपको ये ना हो कि बाद में आपको ये ना हो ना कि 5 साल एंड आखिरी के 5 साल मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाए और आपका पोर्टफोलियो नीचे चला जाए।
तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। फिर आप अभी आपने एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% एनुअली है, ये हो सकता है, आई वुड से 80% चांसेस है कि ये होगा, लेकिन 20% चांसेस है कि ये नीचे भी जा सकता है। तो इसके लिए भी आपने कुछ मिटिगेशन रखनी है कि थोड़े बहुत पैसे निकाल के कहीं और डाल दें आप इसके अंदर। और तीसरी चीज़ ये कि टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट आपने अगर नहीं बनाया तो अभी आप बनाएं इसको फ़ौरन, ताकि आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको मिल सके। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।